नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूसीएन के एक स्पेशल कार्यक्रम में हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में हम हर बार बात करते हैं हमारे शरीर से जुड़े कई तथ्यों के बारे में, कई बातों, कई मिथ्यों के बारे में और कई सच्चाई, कई झूठ, कई मनगढ़ंत कहानियाँ, हेल्थ से रिलेटेड कई बातें हैं जो हम लोग सोचते हैं कि क्या ये सच है या ये झूठ, या हेल्थ को हम अपने कैसे सुधारें। क्योंकि आजकल की सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा सभी का ध्यान हो गया है खुद की सेहत को लेके। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि है हमारा दिल। और इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शैलेश जायदे सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर के बारे में मैं बताऊँ तो सर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और हाईली अकम्पलिश्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। करंटली एक्सॉन हॉस्पिटल अमरावती में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत है। सर के 10 साल से भी ज़्यादा के इस एक्सपीरियंस में 16,000 से भी ज़्यादा प्रोसीजर्स सर ने किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक्सपीरियंस ये जितना आपका रहा है अब तक कार्डियो डिजीज़ को लेके, कार्डियो प्रॉब्लम्स को लेके, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा मैं आपसे। कार्डियक, जैसे आपको पता ही है कि कार्डियक डिसीज बढ़ते ही जा रहा है जी। कार्डियक डिसीज में दो टाइप के डिसीजेस है। एक तो है कार्डियोवैस्कुलर जी, जो कि है हार्ट। वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल रिलेटेड, व्हिच कैन हैपन एनीवेयर, लाइक ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज रिलेटेड डिसीजेस है। बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके दो तीन कारण है। एक तो अपनी खराब जीवन शैली। खराब जीवन शैली में दो चीज़ें आती है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी खाने पीने की जो हैबिट्स है वो, बिल्कुल। और दूसरी बैड हैबिट्स है वो। बैड हैबिट्स में काफ़ी सारे हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है। तो ये सब धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि अमरावती जैसी सिटी में, बड़ी सिटी में अभी स्मोकिंग का चलन और तंबाकू का चलन बहुत ज़्यादा है। अपने आजू बाजू में जितने विलेजेस है उनमें भी टोबैको का चलन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली गुटखा। तो इस कारण से भी बोलो, और बाकी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, शुगर बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। तो इस कारण हार्ट डिसीजेस अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सर हार्ट डिजीजेस की अगर बात की जाए उसके बारे में थोड़ा विस्तार में हम जानना चाहेंगे, कितने प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम्स होती है? सो बेसिकली जैसा मैंने बताया, कार्डियो और वैस्कुलर दो प्रकार है जी। तो इसमें काफ़ी सारे डिसीजेस आते हैं। जैसे कि अगर कार्डियक रिलेटेड पूछो तो एक सबसे महत्व का इम्पोर्टेंट है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसपे अपन बोलते हैं हार्ट अटैक्स जो आते हैं। जैसे कि हार्ट की कोई भी वेसल में अगर ब्लॉक आता है तो उसके कारण हार्ट अटैक्स आते हैं। सेकेंड जो है वो है वैल्वुलर डिसीजेस। वैल्वुलर डिसीज मतलब जो बेसिकली वॉल रिलेटेड, वॉल के प्रॉब्लम्स। तो ये बेसिकली किसी को अगर बचपन में इन्फेक्शन हो गया, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है रूमेटिक हार्ट डिसीज, तो इसके कारण उनके वॉल खराब होते जाते हैं और फिर वॉल के डिसीजेस बढ़ते जाते हैं। तीसरा डिसीज जो है वो है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मतलब बेसिकली हार्ट मसल डिसऑर्डर। तो उसमें हार्ट वीक होते जाता है, हार्ट डायलेट होते जाता है और धीरे धीरे हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर होने के बाद उनको सांस लेने की दिक्कत, ये प्रॉब्लम्स चालू होते हैं और उसमें धीरे धीरे पेशेंट्स की डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं। फोर्थ जो है वो है कि हार्ट की मसल रिलेटेड अगेन प्रॉब्लम, तो उसमें ना हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक डिसीज है। ओके, इसमें क्या होता है सर? इसमें हार्ट की मसल्स इतनी थिक हो जाती है कि वो धीरे धीरे हार्ट के अंदर पंप करने को जगह ही नहीं बचती। तो हार्ट के अंदर जो कैविटी है, अगर उसमें पूरी मसल ही आ जाए तो हार्ट के अंदर ब्लड रुकने को और ब्लड पंप क्या करेगा, अगर ब्लड जमेगा ही नहीं उसमें। बिल्कुल। तो उस कारण उसमें वो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होते जाते हैं और उस डिसीज को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। ओके। इसके बाद में जो प्रॉब्लम है वो है बर्थ डिफेक्ट्स। जैसे कि किसी के हार्ट में छेद है जी, तो वो डिसीजेस भी बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। और उसके बाद हार्ट सेकेंडरीली जैसे किसी में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर रिलेटेड हार्ट डिसीज, डायबिटीज के कारण हार्ट इन्वॉल्व हो गया वो हार्ट डिसीज। तो ये भी अलग अलग टाइप के और हार्ट डिसीजेस हैं। ओके। तो सर ये हार्ट के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ये मर्दों और औरतों में अलग अलग होते हैं, पुरुष और स्त्रियों में? सो बेसिकली हार्ट डिसीजेस तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते, पर अगर आप पूछेंगे एक्चुअल क्वेश्चन तो सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। ओके। जैसे कि मेल पेशेंट्स अगर है, जैसे कि मर्दों में हार्ट अटैक जब भी आता है तो बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं कि हार्ट, छाती में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, सांस लेने को तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है,
तो ये इसी टाइप के सिम्टम्स से वो पेशेंट्स आते हैं। लेडीज पेशेंट्स में, फीमेल पेशेंट्स में इट इज़ नॉट कंपलसरी कि उनको सेम टाइप का सीवियर हार्ट पेन हो। ओके। उनको पेन कभी कभी महसूस नहीं होता है, उनको पेन कभी कभी हाथ में ना होते हुए जॉ में पेन होता है। बहुत बार वो सिर्फ एक ही कंप्लेंट लेके आती कि मुझे ना ऐसा कमजोरी आ रही है, मतलब मुझे फटीग है, बस बहुत दिन से फटीग है। तो कमजोरी लेते हुए आती है। बहुत बार उनको सिर्फ जॉ पेन के साथ आती है, तो उनके सिम्टम्स थोड़े अटिपिकल होते हैं बहुत बार। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि वो अपने शरीर को, लेडीज उतना ध्यान नहीं दे पाती है बिकॉज ऑफ उनका डे टू डे एक्टिविटीज में इतनी बिजी होती है घर पे, और वो खुद की सिम्टम्स को बहुत बार अवॉइड करती है और हॉस्पिटल जाती नहीं है, तो उनके सिम्टम्स डिलेड आते हैं बहुत। तो सर क्या यही कारण है जिस वजह से जो स्त्रियां हैं वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके सिम्टम्स को अनदेखा कर देती है? सो बेसिकली वही है कि लेडीज अपने आप को अनदेखा तो करती है, हॉस्पिटल आती नहीं है जल्दी जी। और इसी के कारण वो जब भी आती है तो उनका हार्ट डिसीज बहुत ही एंड स्टेज में जाता है, हार्ट अटैक बहुत सीवियर होता है, कभी कभी हार्ट पंपिंग बहुत कम हुई हुई रहती है, बहुत बार उनके पूरे शरीर को स्वेलिंग आई हुई रहती है हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के साथ, सो नहीं पाती रात को सांस लेने की तकलीफ के कारण, और बहुत लेट आती है प्रेजेंटेशन हॉस्पिटल। ओके। तो ये फिर बड़ा प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है इससे कि छोटे पहले से भी बड़ा होता है एंड फिर उनकी ट्रीटमेंट भी उतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बात तो है सर। सर हार्ट के हेल्थ को से अगर बात की जाए तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या करना चाहिए? अगर आम आदमी है, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है, ऑफिस जॉब है 9 to 5, तो क्या किया जाए कि उनका हार्ट जो है हेल्दी रहे? अभी आपको अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो मैं आपको दे दूँ तो आपका बीपी भी चला जाएगा, आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगा, आपको हार्ट डिसीज भी नहीं होगा, आप एकदम हेल्दी हो जाएंगे, आपका ब्रेन भी बहुत एक्टिव रहेगा, तो आप जरूर बोलेंगे कि मुझे दे दो, मैं 1000 रुपये 2000 रुपये जितने की भी होगी मैं देने को तैयार हूँ। पर मैं वो बोलूँ कि ये ट्रीटमेंट तो मैं फ्री में आपको दूंगा, तो फिर भी आप लेंगे? बिल्कुल सर। ये तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट बहुत इजी है। इस ट्रीटमेंट का नाम है एक्सरसाइज। तो आप अगर सिर्फ 30 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे डेली तो आपकी लाइफ के 30 इयर्स अगले बहुत आसान और बहुत अच्छे से जा सकते हैं। ओके। सो बेसिकली एक्सरसाइज आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी हेल्प करती है, डायबिटीज़ कंट्रोल में भी हेल्प करती है, फिर हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंशन में भी हेल्प करती है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कंट्रोल में भी हेल्प करती है। और आप अगर 30 मिनट्स एक्सरसाइज डेली करेंगे या फिर वीक में 150 मिनट्स भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो उसकी मॉर्टेलिटी, जो अगर आप पूछेंगे कि अगर एक्सरसाइज के फायदे कितने हैं तो 30 मिनट्स एक्सरसाइज जो करने वाले लोग हैं उनमें हार्ट अटैक से मॉर्टेलिटी की रिस्क 30% से कम हो जाती है। ओके। और लाइफ मतलब डेफिनेटली 30% से, अगर 30% से रिस्क अगर कम हो जाए तो काफ़ी सेफ फील करेंगे खुद ही अपने हार्ट को लेके। राइट। लेकिन सर बीपी के भी बारे में बात की जाए, ब्लड प्रेशर के भी कई कारण होते हैं सर, कुछ उसके बारे में विस्तार में बताना चाहें? सो बेसिकली देखिए ब्लड प्रेशर भी 2 प्रकार का आता है, एक जिसे हम कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंड जो है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो इसेंशियल हाइपरटेंशन मतलब जो जिसका बहुत बार ना कारण पता नहीं चल पाता। जैसे एक कारण है कि एज बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है, हार्ट की वेसल्स जो है, अपनी ब्लड वेसल्स जो है वो थोड़ी सी स्टिफ होते जा रही है। ओके। बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस। ओके, नेचुरली। दूसरा उसमें कारण अपनी बैड हैबिट्स अगेन आ गई, अनहेल्दी डाइट। जैसे अनहेल्दी डाइट में पूछेंगे तो हाई सोडियम मतलब सॉल्ट ज्यादा खाते हैं कोई लोग, लो पोटेशियम डाइट मतलब फल बहुत कम खाते हैं कोई लोग। ओके। तो इन लोगों में ब्लड प्रेशर का रीजन एक आ गया, ये बेसिक रीजन ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन। दूसरे उसमें कारण है कुछ है जेनेटिक है, पता नहीं है, इनबॉर्न एरर है कुछ, तो ये भी एक रीजन है। तीसरा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई बस बैठा है, वजन बढ़ते जा रहा है, तो ये एक भी कारण है उसका। और सेकंड जो मैंने आपको बोला सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी में हार्मोनल इम्बैलेंस है जी, कोई ड्रग रिलेटेड है, कोई किडनी रिलेटेड है, या कोई एंडोक्राइन डिसीज है किसी को, तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे एक ऑर्गन के कारण दूसरा ऑर्गन डैमेज हो रहा है और इसके कारण उनको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ओवरऑल फिर बॉडी कोई उसकी ट्रीटमेंट है प्राइमरी जो डिसीज है उसको ट्रीट करो तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। वो तो है, ये बात तो है। लेकिन सर वेस्कुलर डिजीजेस की अगर बात की जाए, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बदनाम है,
लेकिन क्या कोलेस्ट्रॉल का क्या डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से? जैसे आप देखेंगे ना, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जी। एक तो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं हम एचडीएल। या दूसरा है बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं हम एलडीएल। ओके इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं, वो भी एक बुरे टाइप के फैट में ही आता है। ओके तो बेसिकली एचडीएल क्या है? तो बेसिकली जैसे अगर आप पूछेंगे ना कि जैसे आपके घर में भी रोज कचरा उठाने की गाड़ी आती है, कचरा उठा के लेके जाती है, बेसिकली एचडीएल वही काम कर रहा है। शरीर का जो भी गंदा कचरा है, ब्लड वेसल में जो भी जमा है कोलेस्ट्रॉल, उसको ये निकालने का काम करती है। ओके सो बेसिकली इसलिए अपने को एचडीएल बढ़ाना है। तो एचडीएल तभी बढ़ेगा जब आप रोज एक्सरसाइज करोगे। एचडीएल बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ है नहीं, जितनी भी है वो ऐसी बहुत इफेक्टिव नहीं है। ओके तो इसलिए अगर किसी ने बोला कि मुझे एचडीएल बढ़ाना है, तो हम उसको एक्सरसाइज के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं ऑप्शन देते तात्पर्य नहीं है। ही नहीं है उसके अलावा। सो बेसिकली आपको एचडीएल बढ़ाना है तो आपको एक्सरसाइज करनी है। अब सेकेंड टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल है वो है बुरा कोलेस्ट्रॉल, तो वो है एलडीएल। एलडीएल अब एलडीएल बढ़ने के भी बहुत कारण है। एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है आपका जंक फूड। सो भी आप देखेंगे कि जैसे कोई भी मूवी में जाते हैं, पिज्ज़ा, मूवी में जाते हैं पॉपकॉर्न, बाहर खाने जाते हैं चीज़ एंड ऑल, बर्गर्स एंड ऑल। सो इसमें सारे junk जितना food। ज़्यादा फैट है तो वो पूरा तुम्हारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो आपकी वेसल, ब्लड वेसल में जाके जम जाता है, और बचपन से ही ये जम जाता है, और फिर धीरे 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 अंदर ही अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करते जाता है। तो बेसिकली आपको एचडीएल बढ़ाना है, एलडीएल कम करना है। अगर इसको करना है आपको ठीक, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और आपको हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। सर मेरा अगला सवाल वही होने वाला था कि एचडीएल बढ़ाने के लिए या एलडीएल कम करे, इसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट प्रेफरेंसेस है जिसके बारे में आप बताएंगे कि हमें डेली रूटीन में अपनाना चाहिए? राइट। सो बेसिकली अगर आप बोलेंगे कि खाने में एक्चुअल में क्या आना चाहिए अपना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है सैलाड्स, उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का चलन इंडिया में एज सच देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप अदर कंट्रीज में देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाते हैं वो लोग। सो उनका मेन डाइट होता है प्रोटीन। फैट्स, डेफिनेटली फैट्स तो आपको कम करना है। सो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अपने को जो बैड फैट्स है बेसिकली वो खाना नहीं है, वो जिस भी है, जैसे कि बर्गर्स में है, पिज्ज़ा में है, जो भी जिसमें चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल जो भी जिसमें भी यूज़ होता डीप है, फ्राइड ज़्यादा रहती है, फ्राइड फूड, वो आपको कम करना है। ओके तो ये सो बेसिकली सैलाड्स खाना है। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रूट्स भी है, फ्रूट्स, फिर बेरीज भी है, फिर Okay. आपके ड्राई फ्रूट्स भी है, अच्छे हैं, जैसे कि आप भिगो के 5 बादाम खाओ रोज, आप अखरोट खाओ। तो ये अगर आप खाते हैं तो इसमें भी आपके ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। सर भी रिसेंटली कोविड के बाद में भी काफ़ी कुछ केसेस, एक जैसे आपने एक्सरसाइज के बारे में बात की है, तो लोग जैसे जिमिंग करने वाले जो लोग थे उनको भी हार्ट के प्रॉब्लम्स हुए, वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आ गया, बहुत सारे कुछ सेलिब्रिटीज भी रहे उनमें। तो क्या कारण हो सकता है इसका, क्या रीजन रहा होगा, क्या लगता है आपको? कुछ आपने इसके ऊपर रिसर्च जैसे कि अगर अभी आप देखेंगे ना, 18 साल हो गए, कोई भी बोलता है मुझे जिम लगाना है, जी, ठीक है। कोई 20 साल में, कोई 25 साल में मोटिवेट हो जाते हैं कभी तो भी, और बोलते हैं कि अभी मुझे जिम लगाना है। सो इट इज नॉट लाइक कि जिम लगाना है मतलब जिम लगाना है, बट तो वहाँ जाके तुम टेस्ट मत करो। तो जिम लगाने के लिए भी, या तुमको हेवी एक्सरसाइज करना भी है, तो उसके कुछ रूल्स है। सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज, सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाके चेक करो कि वेदर यू कैन डू एक्सरसाइज। ओके तो एक बार तुम्हारा बेसिक चेकअप एक बार हो गया कि यस आई एम फिट टू डू एक्सरसाइज, देन यू गो टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते वक्त भी इट इज नॉट लाइक कि तुम गए और तुम हेवी एक्सरसाइज करना शुरू हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड स्टेप इज वार्म अप एंड कूल डाउन। ओके सो वार्म अप आप किस टाइप से हेल्प करता है? वार्म अप आपकी थोड़ा सा ब्लड हार्ट रेट बढ़ाता है, थोड़ा सा आपका बीपी अकॉर्डिंगली जितना चाहिए शरीर को एक्सरसाइज के लिए उतना वो लेवल तक लेके आता है, और उसके बाद यू कैन गो फॉर अ हेवी एक्सरसाइज। ओके अब थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज एक्सरसाइज के ड्यूरिंग है हाइड्रेशन मेंटेन करना। सो आपको पानी पीते रहना है। अगर आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ बीच बीच में, तो अगेन डिहाइड्रेशन आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि आपको पता करना चाहिए कि आपको कब रुकना है। अगर आपको समझ में आता है कि ये एक्सरसाइज करते हो तभी मुझे कुछ तो भी तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये तो होगा ही, इट इज नॉट लाइक कि होगा ही। आपको उस समय पे रुक के
एक मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते 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 उनको जिम में अटैक आता है, आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा, जी। बहुत सारे रील्स में भी देखा होगा। तो इनको अटैक प्रिवेंटेबल है, उनको समझ में आ रहा है कि मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करते हुए तकलीफ हो रही है। अगर वो उसी वक्त रुक के हॉस्पिटल जाके एक बार चेकअप कर लेते हैं ना, तो वो उनका एंड स्टेज रुक सकता है। ओके, तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त रुकना कहाँ पे है ये भी मालूम होना चाहिए। होना ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और कई जैसे लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए, मोस्टली मसल्स बिल्डिंग के लिए जी। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, तो आर दे गुड? और या क्या वो हार्ट और बॉडी की हेल्थ को कुछ असर करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर? बेसिकली देखो, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। जी, उसमें एक तो प्रोटीन पाउडर है, बिल्कुल उसमें वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यूज होता है, यस। सेकेंड है क्रिएटिन। बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो क्रिएटिन का प्रमाण जिम में बहुत ज़्यादा रहता है, हाँ, सब लोग। तो अब अगर आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है और आपको क्रिएटिन भी साथ में लेना है, तो आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप अगर हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करते और आप हाई प्रोटीन डाइट लेते जाते हैं और हाई क्रिएटिनिन खाते जाते हैं, तो आपके शरीर में किडनी पे असर होना शुरू हो जाएगा। आपकी शरीर में जो किडनी का पैरामीटर है क्रिएटिनिन, वो बढ़ते जाएगा और आपके जॉइंट्स में पेन होना भी शुरू हो सकता है। और उस पर सबसे इम्पोर्टेंट है, किडनी डैमेज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन ज़्यादा लेने के बाद लीवर पे भी असर होने का डर रहता है। तो अगर आपको लेना है तो आप लो, बट अगेन थोड़ा सा एक तो जिम ट्रेनर के प्रॉपर गाइडेंस में लो, या फिर मेडिकल हेल्प लेके लो कि कितना आइडियली आपके शरीर के बॉडी वेट के हिसाब से कितना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप ले रहे हो तो आपको हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये हाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, वरना उसका असर ही नहीं होगा, असर नहीं होगा, बैड इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो सर, कुछ एडवाइस, कुछ टिप्स आप बताना चाहें, जितने भी हमारे दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, कि क्या हेल्थ को डेली आपने एक्सरसाइज तो बताई है 30 मिनट्स, पर कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आप बताना चाहें कि बाकी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा रखे? हार्ट हेल्दी अगर आपको रखना है तो उसके 5-6 पॉइंट्स है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रोज एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में 3 टाइप की एक्सरसाइज है। ओके। अगर आप वॉकिंग करते हैं, फास्ट वॉकिंग करते हैं, तो आप आर्ली पकड़ के चलो 150 to 200 कैलोरीज बर्न आउट करते हो। ओके, ओके। आपको उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न आउट करना है तो यू कैन गो फॉर जॉगिंग और रनिंग। उसमें ऑलमोस्ट आर्ली 250 to 300 कैलोरीज आप बर्न करते हो। उससे ज़्यादा अच्छी बेस्ट एक्सरसाइज अगर करना है तो है स्विमिंग। स्विमिंग में आपके जोड़ों पे, आपके जॉइंट्स पे कोई भी असर नहीं होता, बिकॉज पानी के कारण उन पे ज़्यादा वेट नहीं आता है, स्ट्रेन नहीं आता है। बट एट द सेम टाइम आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज अलॉन्ग विद लंग्स की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, तो ये हो गया एक्सरसाइज। सेकेंड है आपका डाइट। जैसे मैंने आपको बताया, डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सैलाड रोज लो, फ्रूट्स रोज लो, हाई प्रोटीन डाइट लो, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लो, दोनों टाइप। ओके, ठीक है, तो ये हो गया डाइट रिलेटेड। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस कम करो। लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों बिल्कुल, के, ये बात तो है। और डे टू डे में बढ़ते जा रहा है। तो स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ लाइक कंपटीशन का स्ट्रेस है, स्कूल में कंपटीशन का स्ट्रेस है, कॉलेज में कंपटीशन का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, मल्टीपल स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस कम करो। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका है स्लीप पैटर्न। ओके, तो अगर आप बोलेंगे कि मेरी नींद नहीं हो रही कंटिन्यूसली, तो ये आपके हेल्थ को अंदर ही अंदर खराब करते जाता है और एट सम पॉइंट आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है, शुगर बढ़ सकती है आपको। तो आपको स्ट्रेस कम करना है, आपको स्लीप बहुत अच्छी लेनी है। लाइक स्लीप कितनी लेनी है, तो 6 से 8 घंटे मिनिमम आपकी नींद होनी चाहिए। उसके बाद का जो पॉइंट है वो कंट्रोलेबल है, वो है कि एक तो आपको बैड हैबिट्स कम करना है, लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ओके, ये बहुत ये आपको, हाँ, तो स्मोकिंग से तो बहुत सारे हार्ट डिसीजेस होते हैं, बहुत सारा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, और अल्कोहल से भी लीवर के प्रॉब्लम्स भी है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, एंड अदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स आपको पता ही है, वो सब प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स पे अगर काम करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा हेल्दी रहेगा और लाइफ भी और लंबी रहेगी, लंबी चलेगी। ऑलराइट सर। तो सर, इतनी एक्चुअली लाइफ जो है इतनी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, हाई टेक हो गई है, बैड हैबिट्स भी बहुत लोगों को मतलब रेगुलर बेसिस पे भी रहती है, कुछ लोग ओकेजनल वाले भी रहते हैं।
पर अगर कोई जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या कोई और दूसरी बैड हैबिट्स है किसी को, तो उन्होंने हेल्थ चेकअप कितने इंटरवल्स में करवाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए बॉडी में? देखिए, तंबाकू जो है ये 2 या 3 प्रकार से लोग खाते हैं जी। एक हो गया अपना गुटखा, यस। दूसरा हो गया तंबाकू डायरेक्ट जो लोग यहाँ पे मुंह में रखते हैं, ओके। और तीसरा है स्मोकिंग। तो अगर आप पूछेंगे कि तंबाकू आपको कैसे इफेक्ट करता है, हार्ट रिलेटेड बता रहा हूँ। यस। सो अगर कोई क्रॉनिक टोबैको च्यूअर है, तो मतलब तंबाकू खा रहा है या गुटखा खा रहा है, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स है ना, उसमें इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस आते हैं, धीरे 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 कंटिन्यूस ब्लॉकेजेस आते जाते हैं, हार्ड ब्लॉकेजेस आते जाते हैं। और जब अगर उनका अपन, जैसे कि अगर किसी ने, आपने बोला कि ये 10 साल से या 15 साल से गुटखा खा रहा है, उसका अगर मैं आज एंजियोग्राफी करूँ तो उसकी बहुत सारी जगह पे मल्टीपल ब्लॉकेजेस दिखेंगे मुझे। ओके। तो उन्होंने आइडियली तो 10 साल कोई कंटिन्यूस टोबैको खा रहा है तो उसने ईयरली टीएमटी करना ही चाहिए, क्योंकि उसको कब ब्लॉक आएंगे और उसको कब अटैक आएगा ये बोल नहीं सकते। और ब्लॉकेज भी उनके बहुत हार्ड रहते हैं और बहुत मल्टीपल ब्लॉकेजेस रहते हैं। उसी के अपोज में अगर आप मुझे बोलेंगे कि ये क्रॉनिक स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, तो उसमें ना बहुत बार ब्लॉकेजेस नहीं आते हैं। उसमें क्या आता है, बिकॉज हार्ट ब्लड की विस्कोसिटी इतनी बढ़ जाती है तो उसमें अचानक से क्लॉट तैयार हो जाते हैं। तो उनको जो अटैक आता है वो बहुत सीवियर रहता है, क्योंकि उनके शरीर में ब्लॉकेजेस नहीं रहते, शरीर को आदत नहीं रहती ब्लॉकेजेस की, और अचानक से पूरी वेसल बंद पड़ जाती है बिकॉज ऑफ द हेवी क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल। थिकनेस इतनी बढ़ जाती है ब्लड की, एकदम से मेजर अटैक आ जाता है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सडन कार्डियक डेथ्स। ओके। तो अचानक से पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो ये पेशेंट जब भी आते हैं तो उनमें पूरे ब्लड वेसल में क्लॉट ही क्लॉट रहते हैं। तो उनमें अगर हम खून पतले की दवाई दें तो उनके क्लॉट बहुत बार डिजॉल्व हो जाते हैं, पर अगेन उनका अटैक बहुत सीवियर रहता है। सीवियर है सर। तो उन्होंने स्मोकर्स जो है, एक तो उन्होंने अपना हाइड्रेशन अगेन मेंटेन करना चाहिए ताकि उनका ब्लड बहुत थिक ना हो और उनके क्लॉट्स तैयार ना हो। एट द सेम टाइम बहुत चेन स्मोकर्स को ये रिस्क ज़्यादा रहती है। ओके। और स्मोकिंग के कारण तीसरा प्रॉब्लम जो है लंग डैमेज भी होता है। अगेन वो उसका इफेक्ट 10 ईयर्स के बाद बहुत लोगों को मालूम पड़ता है। तो उसमें फिर चेस्ट फिजिशियन के पास जाके उन्होंने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते रहना चाहिए। सो आइडियली अगर आप पूछेंगे तो स्मोकर्स एंड टोबैको च्यूअर्स ने ईयरली ट्रेडमिल टेस्ट करते रहना चाहिए। ओके। टीएमटी ईयरली तो करवाना ही चाहिए, साल में एक बार। ऑल राइट। और सर बाकी जो बुरी हैबिट्स है, जंक फूड खाने वाले हैं, अल्कोहल वाले हैं, तो उन लोगों को क्या क्या टेस्ट करवाना चाहिए अगर? जंक फूड वालों में सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट और शुगर का टेस्ट। अभी जंक फूड वालों में क्या होता है ना, धीरे धीरे ओबेसिटी भी बढ़ती जाती है। यस। जिनमें ओबेसिटी बढ़ती जाती है ना, उनमें तीसरा जो प्रॉब्लम अभी तक अपन ने डिस्कस ही नहीं किया हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस। ये जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई ना बच्चा है, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, पर उसका वजन बहुत ज्यादा है, और अगर आप उनके यहाँ पे देखेंगे ना तो पूरे ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, पूरा डिस्कलरेशन हो जाता है, पिगमेंटेशन को हम बोलते हैं अकैंथोसिस निग्रिकन्स। यहाँ पे और यहाँ पे इस टाइप के होते आते हैं। तो दैट इज नॉट अ पिगमेंट, बेसिकली इट इंडिकेट्स कि इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस चालू हो गया है। ओके। बढ़ गया एकदम बहुत ज्यादा। तो बेसिकली दीज आर द कैंडिडेट्स उनको जिनको आगे जाके डायबिटीज होने वाला है। दैट इज द एकदम इनिशियल सिम्टम्स Right. कह सकते हैं कि डायबिटिक। तो उन लोगों ने शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेकअप करते रहना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है ओबेसिटी कम करना चाहिए। अभी ओबेसिटी के लिए मल्टीपल नए ड्रग्स आए हैं, हमने बहुत सारे पेशेंट्स में चालू भी किया है और उनके फायदे भी बहुत हैं। इसमें 2 टाइप के ड्रग्स आए हैं जी। एक है GLP-1 अगोनिस्ट, सो बेसिकली वो है सीमाग्लूटाइड, जो आपने बहुत सारे आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज ले रहे हैं। ओके। यस। आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे कि ये सेलिब्रिटी का वजन अचानक इतना कम कैसे हो गया, वो सेलिब्रिटी का वजन अचानक इतना कम कैसे हो गया। 4 महीने में एकदम कम कर बेसिकली दिया, 2 न्यू 2 ड्रग्स आए हैं, आपने सुना होगा मोंजोरो भी एक नया ड्रग आया है। तो बेसिकली वो भी एक टाइप का GLP-1 एंड GIP एगोनिस्ट है। तो सर मतलब जो आपने ड्रग्स अभी बताए हैं, ये जो दोनों दवाइयाँ हैं, ये डेफिनेटली अपने फिजिशियन से ही कंसल्ट करके ले। ये फिजिशियन से अभी मतलब अगर आपका सुन लिया ऐसा मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके मांगना चालू कर दें। कोई देगा भी नहीं, ये ड्रग्स के बहुत साइड इफेक्ट्स है जी। और वो फिजिशियन के गाइडेंस के अंदर ही आपको लेना पड़ेगा। टोटली। सो डेफिनेटली अगर ओबेसिटी है, पहले एक्सरसाइज फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, उससे नहीं हो रहा है तो ये ड्रग्स फिजिशियन से कंसल्ट करें इस बारे में, है ना, ये ज़रूरी हो जाता है। और सर आजकल अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सभी लोग
इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, कुछ भी तकलीफ हो, छोटा सा भी दर्द हो, इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बीमारियों के 10-12 अच्छे नाम आ जाते हैं जो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आते जिनके। तो वो फिर उनसे आप कैसे डील करते हैं सर, जब वैसे वाले आपके पास पेशेंट्स आते हैं? या क्या कहेंगे? आप देखेंगे ना, ये गैजेट एक प्रकार की बीमारी हो गई है। जी जी जी। अभी गैजेट अगर कोई डॉक्टर ने पहना है और उसको समझ में आ रहा है कि उसके इसमें इतना इतना हार्ट रेट दिखा रहा है स्मार्ट वॉच में, तो दैट इज ओके, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, दिस मच ऑफ वेरिएशन इज पॉसिबल। बट अभी हमारे पास बहुत सारे कॉलेज गोइंग बच्चे आते हैं कि हमारे घड़ी में तो मेरा हार्ट रेट 170-180 तक दिखा रहा है। कोई बोलता है कि ये तो फ्लक्चुएट ही हो रहा है, कोई बताता है कि मेरा हार्ट रेट हमेशा 120 के ऊपर ही दिखाता है। ओके। सो वो उनका एंग्जाइटी का रीजन बन जाता है। वो पहले घर पे 2-3 दिन एंग्जाइटी से वो देखते रहते हैं कि ये इतना क्यों दिखा रहा है वॉच। ओके। फिर हमारे पास भी आते, तो उनको ये समझाना बहुत मुश्किल है कि वॉच का जो सेंसर है वो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सेंसर। तो वो बहुत बार तुमको फॉल्स रीडिंग देता है। अगेन कुछ ही कंपनियों की वॉचेस है जो कि परफेक्ट रीडिंग देती है। जो बाकी जो गैजेट स्मार्ट वॉचेस है जो कि बहुत अच्छी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, उनका ना सेंसर बहुत अच्छे नहीं है, तो वो आपको फॉल्स रीडिंग दे सकती है। तो डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन द स्मार्ट गैजेट्स। तो सर काफ़ी अच्छी हेल्थ रिलेटेड आपने जो है जानकारी हमारे साथ साझा करी है, और आज हम आपके साथ जो आपकी जो बातचीत चल रही है वो एक्सॉन हॉस्पिटल में चल रही है, जो कि अमरावती का काफ़ी जाना माना काफ़ी मशहूर नाम है और सभी का काफ़ी ट्रस्टेड नाम है एक्सॉन हॉस्पिटल। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या क्या स्पेशलिटीज़ है एक्सॉन हॉस्पिटल की, क्या बताएंगे सर? बेसिकली ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हार्ट से लेके ब्रेन तक, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, और बेसिकली हमारे यहाँ जो आईसीयू सेटअप है जिसमें फुल टाइम इंटेंसिविस्ट काम करते हैं, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर सप्तेश शिरभाते, देन पॉलीट्रॉमा यूनिट है, डॉक्टर महेंद्र गुड़े इज़ द चीफ ऑफ दैट। तो न्यूरोसर्जन है, डॉक्टर वानखेड़े है। सो बेसिकली सभी टाइप के डॉक्टर्स अपने यहाँ अंडर वन रूफ है। सभी टाइप की फैसिलिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो क्रिटिकल केयर, जैसे कि पेशेंट अगर सीरियस है तो उसको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट लगती है वो क्रिटिकल केयर। सो क्रिटिकल केयर यूनिट इज़ द बेस्ट अमंग द सिटी इन दिस हॉस्पिटल। ओके। सो उस टाइप की ट्रीटमेंट जब भी है। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा चीज़ आपने बोला ना, रोड साइड जो एक्सीडेंट्स है, तो पॉलीट्रॉमा के केसेस हमारे यहाँ बहुत अच्छे से हैंडल होते हैं एंड उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएट शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा भी लिया है। सो एवरीथिंग अंडर वन रूफ एट एक्सॉन हॉस्पिटल अवेलेबल है। इसके अलावा मैं संत अच्युता महाराज हार्ट हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ। तो वहाँ पे भी हार्ट रिलेटेड हम सब टाइप के अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट सर। काफ़ी अच्छी बात है ये, इतनी सारी फैसिलिटीज़ और जो सारी चीज़ें, सारी ट्रीटमेंट्स एक ही छत के नीचे एक्सॉन हॉस्पिटल अमरावती में अवेलेबल है, एंड आप ट्रस्ट में भी सेवा दे रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर द सर्विस। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि जब इतनी सारी ट्रीटमेंट, इतनी सारी की सारी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का, हर दुविधा का, हर प्रॉब्लम का इलाज आपको एक्सॉन हॉस्पिटल में मिल रहा है, तो अमरावती को छोड़कर बड़े शहरों में क्यों जाना? ज़रा सोचिएगा आप ज़रूर। लेकिन जाने से पहले सर एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारी जनता को, हमारे व्यूवर्स को, जो भी इस वक्त आप जो है आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? जी, मैं यही कहूँगा, ईट हेल्दी, डू एक्सरसाइज एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। तो हेलो डॉक्टर की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मैं अंकित लूँगा आपसे इजाज़त। नमस्कार।